नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय और विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 17 मानव निर्मित पदार्थ भाग 1। पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित पदार्थ भाग 1। बच्चों, हम लोग दैनिक व्यवहार में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ लकड़ी के बने हैं तो कुछ कांच के, कुछ प्लास्टिक के, कुछ धागे, मिट्टी, धातु, रबर, ऐसे अनेक पदार्थ हैं हमारे अगल बगल जिसे हम देख रहे हैं या देखते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो लकड़ी के हैं, पत्थर के, खनिज के। अब कुछ चीजें इनमें से ऐसी होती है जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है और कुछ को हम स्वयं अनेक अनुसंधान के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग के बाद या कंपनी में, फैक्ट्री में कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, उत्पादन के बाद प्राप्त करते हैं। तो जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, उदाहरण जैसे पत्थर है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, पानी है, यह सब चीजें हमें प्राकृतिक तौर पर मिलती हैं, प्राकृतिक रूप में मिलती हैं। इन्हें हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। और जो चीजें अनुसंधान के द्वारा कारखानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जिन चीजों का, इस प्रकार से निर्मित पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, कृत्रिम धागे, थर्माकोल इत्यादि। अब हम देखते हैं कि मानव निर्मित पदार्थ में कौन कौन सी चीजें आती हैं और वे उसकी निर्मित किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहला जो मानव निर्मित पदार्थ है, यहाँ पर जो टॉपिक दिया है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक आज देखा जाए तो रोजमर्रा के जीवन में सबसे उपयोगी वस्तु बन गया है। जितनी भी चीजें हैं अधिकतर हमको प्लास्टिक से निर्मित हुई दिखाई देती है। बहुत सारी दैनंदिन में उपयोग में आने वाली चीजें प्लास्टिक। सुगढ़ता, आकार्यता, गुणधर्म तथा संश्लेषित बहुलक द्वारा बनाए गए मानव निर्मित पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। सुगढ़ उसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का शेप दिया जा सकता है। और संश्लेषित बहुलक, इसका मतलब उसको चाहे जितना बड़ा हम बना सकते हैं बिना टूटे। हम लोगों ने प्लास्टिक की बड़ी बड़ी सीट्स देखी हैं। प्लास्टिक जैसे छतों के ऊपर बारिश से रोकने के लिए, वैसे भी बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक हम लोगों ने देखे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है संश्लेषित बहुलक होना, उसका यह गुणधर्म होना। इस तरह से सभी प्लास्टिक की जो रचना वह समान नहीं होती, कुछ की रचना रेखीय होती है तो कुछ की रचना चक्राकार होती है। ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक का दो प्रकारों में विभाजन कर सकते हैं। जिस प्लास्टिक को मनचाहा आकार दे सकते हैं उसे थर्मोप्लास्टिक, ऊष्मा मृद कहते हैं। उदाहरणार्थ पॉलीथीन, पीवीसी, इनका उपयोग खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की थैली, थाली, कटोरी इत्यादि। दूसरे कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढालकर एक विशिष्ट आकार प्राप्त होने पर उन्हें उष्मा देकर भी उनका आकार नहीं बदला जा सकता। उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उष्मा दृढ़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दो तरह के प्लास्टिक दिया है विशिष्ट रूप से। पहला है थर्मोप्लास्टिक, उष्मा मृद, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उष्मा दृढ़। उष्मा मृद और उष्मा दृढ़ में क्या फर्क है? थर्मोप्लास्टिक के लिए उदाहरण दिया पॉलीथीन की पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका उपयोग खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की थाली, कटोरी, इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। सांचे में ढालने के बाद एक विशिष्ट आकार इसको प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे हैं जिससे एक बार आकार दे दिया फिर उसे बदला नहीं जा सकता, उष्मा देने के बाद बदला नहीं जा सकता। उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उष्मा दृढ़। इसका उपयोग घर में उपयोगी बिजली के उपकरणों के स्विच, हम लोगों ने देखा है कि जो स्विच होते हैं, अब जैसे यहाँ पर एक घड़ी है, अब यह थर्मोसेटिक प्लास्टिक का अच्छा उदाहरण है। इस घड़ी का जो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक से बना हुआ है। उसी तरह से बिजली के अनेक उपकरण है हमारे पास। मान लो यह रिमोट है, रिमोट यह भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक का है। उष्मा दृढ़ अर्थात बहुत ज्यादा उष्मा देने पर भी यह पिघलेगा नहीं, हार्ड होता है थोड़ा। तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक इसे कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के पदार्थ दिए हैं जिसका हम दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे बकेट्स है, डब्बे है, छोटे छोटे। ऐसी अनेक वस्तुएं हमारे घर में, जो कंटेनर है, इसके
इस तरह से हैंड वॉश वगैरह उपयोग करने के लिए प्रेस करके उपयोग करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे तोरण बनाते हैं, क्राफ्ट की वस्तुएं भी प्लास्टिक से बनाई जाती है। ऐसे अनेक चीजें हम आसानी से अपने घरों में, अपने आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है थर्मो प्लास्टिक का उदाहरण, जो सॉफ्ट होता है, कुछ मोल्ड कर सकते हैं जिसको आसानी से। और यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बिजली की बहुत सारी वस्तुएं हार्ड होती है और बहुत ज्यादा तापमान देने के बाद ही मेल्ट हो सकता है, नहीं तो यह मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण बताया मैंने, जैसे स्विच है, रिमोट है, रिमोट टीवी के लिए जो उपयोग करते हैं, या टीवी के बाहर का जो कवर है, केस है जिसपे टेलीविजन होता है, लैपटॉप के बाहर का जो केस है, जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड भी आपके घरों में होगा, उसको आसानी से देख सकते हो। तो यह सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। प्लास्टिक का सबसे अच्छा गुणधर्म क्या है कि उस पर जंग नहीं लगता, प्लास्टिक का विघटन नहीं होता, इस पर हवा में उपस्थित नमी, उष्मा, बारिश तथा इनका प्रभाव सामान्य रूप से नहीं होता। मान लो प्लास्टिक के जो दरवाजे हैं उसके स्थान पर पहले बहुत ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता था। लकड़ी के इस्तेमाल से तकलीफ क्या आती थी कि दरवाजे जो बरसात के समय नमी को अवशोषित करते थे, और उसके बाद फिर दरवाजा बंद नहीं होता था, बहुत ज्यादा उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था या फूल जाता था दरवाजा। उसकी जगह पर आजकल जो टॉयलेट, बाथरूम, इन सब चीजों में प्लास्टिक के दरवाजे लगाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा उसका एडवांटेज, सबसे अच्छा उसका गुणधर्म यह है कि उस पर कभी जंग नहीं लगता, उसका विघटन नहीं होता, हवा में उपस्थित जो नमी है, उष्मा है, बारिश है, इन सब चीजों का उस पर सामान्य रूप से प्रभाव नहीं होता। और उससे भी अच्छा एडवांटेज क्या है, उसके अनेक प्रकार से रंग की वस्तुएं बनाई जा सकती है, अनेक रंगों की वस्तुएं बनाई जा सकती है। जिस तरह का रंग डालेंगे उस तरह का रंग उसमें आ जाता है। और आकारिता, सुभट्टता, इस गुणधर्म के कारण इसका मनचाहा आकार दे सकते हैं प्लास्टिक। उष्मा तथा विद्युत का कुचालक है, इसके लिए आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो वायर होती है, केबल होता है, जो वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, अंदर कॉपर का तार होता है, तांबे का तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, क्योंकि वह विद्युत का कुचालक है। भार में हल्का होने के कारण परिवहन करना सुविधाजनक होता है। तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वजन में भी हल्की होती हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लास्टिक के गुणधर्म देखे। महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता, उसका विघटन नहीं होता, हवा में जो नमी है, उष्मा है, बारिश है, इसका प्रभाव नहीं होता, किसी भी रंग की वस्तु आसानी से बनाई जा सकती है और उसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, आकारिता, सुगठिता का गुणधर्म होने के कारण। और विद्युत का कुचालक है। दूसरी बात, भार में हल्का होने के कारण उसका परिवहन सुविधाजनक। अब यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के प्रकार दिए हैं और उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। उदाहरण के लिए थर्मोप्लास्टिक, पॉलीफिनाइल क्लोराइड पीवीसी, उससे बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत वाहक तारों का आवरण, फर्नीचर, रस्सी, खिलौने इत्यादि। पॉलीस्टाइरीन, पीएस, रेफ्रिजरेटर जैसे विद्युतीय उपकरणों का उष्मारोधी भाग, यंत्रों के गियर, खिलौने, पदार्थों का सुरक्षा आवरण, उदाहरण सीडी, डीवीडी के कवर। यह सब हम अपने घरों पर भी देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के बहुत से वस्तुएं जो है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर का जो भाग है वह भी हम प्लास्टिक से बनाते हैं। और डीवीडी, सीडी, इन सब चीजों को। पॉलीथिलीन की ये दूध की थैलियां, पैकिंग की थैलियां, नरम गार्डन पाइप इत्यादि। पॉलीप्रोपिलीन, लाउड स्पीकर व गाड़ियों के पुर्जे, रस्सी, चटाई, प्रयोगशाला के उपकरण इत्यादि। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, जैसे बेकेलाइट प्लास्टिक है। बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है? बेकेलाइट टीवी, टेलीफोन, इनके कैबिनेट, इलेक्ट्रिक के स्विच, यह सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। इसमें आता है बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन, पॉलिस्टर। तो बेकेलाइट का उपयोग क्या है? बेकेलाइट से रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इनके इलेक्ट्रिक
के स्विच, खिलौने, गृहोपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। कुकर के हत्थे, आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर कुकर का जो हत्था होता है, हैंडल होता है, वो अभी प्लास्टिक का होता है। मेलामाइन क्या है? कप, प्लेट, ट्रे ऐसी घरेलू वस्तुएं, हवाई जहाज की इंजन के कुछ पुर्जे, विद्युत तथा ध्वनिरोधक आवरण इत्यादि। पॉलीयूरेथेन, सर्फ बोर्ड, छोटी नाव, फर्नीचर, गाड़ियों के आसन, सीट्स इत्यादि। पॉलिएस्टर, तंतुकांच बनाने के लिए उपयोगी लेजर प्रिंटर्स का टोनर, कपड़ा इत्यादि। तो थर्मोसेटिंग के यहाँ पर उदाहरण हम लोगों ने देखे, उसमें मुख्यतः है बेकेलाइट, मेलेनाइन, पॉलीयूरेथेन, पॉलिएस्टर, और उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है उसके उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए पुराने तरह का जो टीवी है, उसके बाद यह जो घड़ी दिखाई गई है, यह सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ये जितनी भी वस्तुएं दिखाई गई आप लोगों को, तो ये सब चीजें अधिकतर हम देख सकते हैं अपने अगल बगल, अपने घरों में आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है चर्चा के लिए, क्या तुम जानते हो प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है? ये सब चीजें आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में। हैंड ग्लव्स, उसके जो सिरिंजेस है, दस्ताने हैं। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट पात्र प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी भोजन पकाया जाता है तो उसके लिए अलग से प्लास्टिक होता है, विशिष्ट तरह का पात्र होता है, जो उदाहरण के लिए यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। माइक्रोवेव ओवन में बनाने के लिए पात्र प्लास्टिक से बने हुए विशिष्ट प्लास्टिक से बनते हैं कि उसमें हीट से खराब ना हो। गाड़ियों का खरोचों से संरक्षण होने के लिए गाड़ियों पर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का ही प्रकार है। गाड़ियों पे जो मोटर कार्स है, महंगी गाड़ियां हैं, उस पर किसी तरह का स्क्रैचेस ना आए, खरोच ना आए, उससे संरक्षण के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक के 2000 से अधिक प्रकार हैं। कुछ प्रकारों को हम लोगों ने देखा, लेकिन प्लास्टिक के लगभग 2000 से कहीं ज्यादा प्रकार हैं। हवाई जहाज, वायुयानों के कुछ भाग जोड़ने के लिए प्लास्टिक के कुछ प्रकारों का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो एरोप्लेन है, वायुयान है, उसमें भी कई भागों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। लेंस, कृत्रिम दांत बनाने के लिए पॉली एक्रेलिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। लेंस जो आंखों में बिठाते हैं, चश्मे के स्थान पर लेंस भी लगाते हैं लोग, और कृत्रिम दांत जो नकली दांत बनाते हैं, उसके लिए पॉली एक्रेलिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक तथा पर्यावरण, अब हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है, फिर भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर दो प्रश्न दिए हैं, तुम्हारे घर में प्रतिदिन कितनी पॉलीथीन की कैरी बैग आती है, उसके बाद उनका क्या होता है? अधिकतर घरों में लोगों को कपड़े की थैलियां मार्केट ले जाने की आदत नहीं होती, और इस तरह से सब्जी वालों से या रोज की जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हम खरीदते हैं, और ये इस तरह की जो पॉलीथीन है उसे अपने घर लेकर आते हैं, और जब लाते हैं तो उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ आती है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, और प्लास्टिक हज़ारों वर्ष तक अगर मिट्टी में पड़ा है तो हज़ारों वर्ष तक वो सड़ता नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जो ज़मीन है, भूमि है, वह बंजर हो जाती है। उपयोग होने पर फेंके गए कैरी बैग, पानी की बोतल, दूध की रिक्त थैलियाँ, इनका आगे पुनः चक्रीकरण कैसे होता है? अगर इन प्लास्टिक को हम लोग संभाल करके रखें, साफ-सुथरा रखें और इसे रद्दी वाले की दुकान पर बेचें, तो इसका फिर से रिसाइकल किया जा सकता है। इसको हमने देखा कि उसका सबसे बड़ा गुणधर्म है सुघट्यता। अगर इसको फिर से मेल्ट करके वापस से कोई भी शेप दिया जा सकता है, फिर से इसका उपयोग किया जा सकता है। उसे रिसाइकल या चक्रीकरण कहते हैं। कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन होता है, उन्हें विघटनशील पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन नहीं होता है, उन्हें अविघटनशील पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि प्लास्टिक अविघटनशील है, जिसके कारण वे पर्यावरणीय दृष्टि से प्रदूषक है। अब यहाँ पर दिया है कि सब्जी जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, या सब्जी के छिलके, इन सब चीजें कम से कम 1 से 2 सप्ताह में वह विघटनशील है, और 1-2 से 2 सप्ताह का जो कालावधि लगता है, उसमें पूरी तरह से सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है। तो यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। सूती कपड़ा है, लगभग 1 वर्ष तक मिट्टी में पड़ा होगा, वह भी विघटनशील है, लेकिन 1 वर्ष में वह पूरी तरह से मिट्टी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है मिट्टी में। तो हानिकारक नहीं है पर्यावरण के लिए। लकड़ी है, 10 से 15 वर्षों तक, कितने कालावधि उसको लगता है विघटित होने में?
वह भी एक विघटनशील पदार्थ है। और प्लास्टिक के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हजारों वर्ष लगते हैं उसको, और अविघटनशील है, जिसके कारण यह बहुत बड़े प्रदूषक के रूप में काम कर रहा है। तो विघटनशील पदार्थों का उपयोग करके तैयार किए वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, अर्थात रिसाइकल करना चाहिए इन सब चीजों को। तो प्लास्टिक को बचाओ, बचा करके रखने के बाद फिर उसे बेच दो या रिसाइकल करने के लिए किसी को दे दो। तो वह कंपनी कारखाने में जाने के बाद फिर से उसको जो आकार देना है, आकार आसानी से पिघला करके दिया जा सकता है और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है, वह है इस तरह कागज की जो थैलियाँ हैं, कार्यानुभव विषय के अंतर्गत आप लोगों को सिखाया गया है कागज की थैलियाँ बनाना या कपड़े की थैलियाँ बनाना। इन सब थैलियों का उपयोग या पटसन की थैली बनाना, कपड़े की थैली भी महानगर पालिका में आपको 2 वर्ष पहले सभी बच्चों को वितरित की गई। विद्यालय के सभी बच्चों को कपड़े की थैली दी गई। तो इस तरह नहीं भी अगर है इस वक़्त आपके पास, तो आप कपड़े की थैली घर पर भी बना सकते हो और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के लिए कपड़े की थैली का अधिक से अधिक उपयोग करो, इस्तेमाल करो। इस तरह से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिए प्रत्येक सभ्य नागरिक को 4 आर सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। रिड्यूस कम से कम उपयोग, अर्थात प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करो। रीयूज कुछ चीजें ऐसी है जो प्लास्टिक की बार-बार उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनः उपयोग करो। रिसाइकल पुनर्चक्रीकरण, तो प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रख दो और रिसाइकल करने के लिए भेज दो। रिकवर पुनः प्राप्त करना और पुनर्चक्रीकरण के माध्यम से जो एक बार उपयोग किया गया है प्लास्टिक, उसको हम लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं दूसरी वस्तु बना करके। तभी हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण तब हो सकता है, यहाँ पर दिया है रिकवर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसको सीखिए और ध्यान में रखिए। थर्माकोल, बहुत सारी वस्तुएं हम लोगों ने थर्माकोल की देखी है। पैकिंग के लिए सबसे ज्यादा थर्माकोल का उपयोग होता है। अगर आपके घर पर कोई टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बॉक्स में पैक होकर के आती है, तो उसके चारों तरफ उससे बाहरी चीजों का आघात न लगे, इसके लिए थर्माकोल लगाया जाता है। तो और कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा है कि थर्माकोल से बनी थालियां हैं, इसका उपयोग करते हैं भोजन करने के लिए। तो जो थर्माकोल है, वह बॉक्स में जो चीजें हैं, वस्तुओं को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उससे बहुत हानिकारक बीमारी हो सकती है। थर्माकोल अर्थात पॉलीस्टराइन एक संश्लेषित पदार्थ का एक रूप जो 100 डिग्री से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है। अगर थर्माकोल को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद मेल्ट हो जाता है, पूरी तरह से पिघल जाता है और जैसे ही उसको ठंडा करते हैं तो फिर से ठोस रूप में रूपांतरित होता है, जिसके कारण हम उसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का भी था कि हम उसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, किसी भी तरह का आकार दे करके वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। उसी तरह से पैकिंग के लिए सबसे ज्यादा थर्मोकोल का उपयोग होता है, जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर सही तरीके से बैठ जाए और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को प्रोटेक्शन दे, इसके लिए ज्यादातर थर्मोकोल का इस्तेमाल होता है। लेकिन आए दिन हम देखते हैं अब उसकी थाली बनाई जाने लगी है, ग्लास बनाए जाने लगे हैं, जिसका कोई भी फंक्शन है, कार्यक्रम है, उसमें अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वे आघात शोषक होने के कारण नाजुक वस्तुएं सुरक्षित आवरण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अब और दूसरी कौन-कौन सी दैनिक वस्तु की चीज़ें हैं, जहाँ पर हम थर्माकोल का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह चीनी मिट्टी का बना हुआ कप है। अब इस कप को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्स में हम रखते हैं। लेकिन जो थर्माकोल है, ये थर्माकोल का बाहरी आवरण इसका थर्माकोल का है, जिसके अंदर प्रॉपर उसको शेप दिया गया है कि किस तरह से उसके अंदर कप, प्लेट, जग, मग जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर अच्छे से बैठ जाएँ और बाह्य आघात इस पर न लगे, वस्तुएँ सुरक्षित रहें। तो इस तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे बॉटल्स है, कीमती दवाइयाँ है, अब इसे बचाने के लिए ये थर्माकोल का आवरण बनाया गया है। यह बॉक्स है, इस बॉक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या कोई भी महंगी वस्तु बाह्य आघात से बचाने के लिए हम रख सकते हैं। थर्माकोल के अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण तथा मानव पर होने वाला कुप्रभाव बहुत अधिक अब हम उपयोग करने लगे हैं, थर्माकोल और प्लास्टिक पे बहुत डिपेंड हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए स्टायरीन में कैंसर हमने देखा कि जो बनता है
थर्माकोल उसमें स्टायरीन प्रमुख रूप से होता है। तो स्टायरीन के कैंसर के घटक होते हैं, जिसके कारण थर्माकोल के निरंतर जो संपर्क में रहता है व्यक्ति, उससे रक्त का ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा इस प्रकार के कैंसर या 2 प्रकार का कैंसर दिया है। अगर अत्यधिक समय तक हम थर्माकोल के साथ रहते हैं या संपर्क में रहते हैं, तो उस व्यक्ति को ल्यूकेमिया या लिम्फोमा जैसे कैंसर होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसलिए थर्माकोल का कम से कम उपयोग करें। थर्माकोल के जो बने हुए कप हैं, प्लेट्स हैं, डिश हैं, इसमें हम भोजन ना करें या पानी ना पिएँ। गर्म चीज़ें तो एकदम ही नहीं लेना है। जैव अविघटनशील प्राकृतिक रूप से थर्माकोल का विघटन होने में बहुत अधिक समय लगता है। इस कारण अधिकांश लोग इसे जलाकर नष्ट करना यही उपाय समझते हैं। परंतु पर्यावरणीय दृष्टि से यह और भी घातक है, क्योंकि जब हम थर्माकोल को जलाते हैं, तो बहुत ही जहरीली गैस निकलती है और यह गैस आस-पास का जो वातावरण है, इसको पूरी तरह से प्रदूषित करता है। इसलिए थर्माकोल को जलाना कोई उचित ऑप्शन नहीं है। समारोह में भोजन, पानी, चाय इनके लिए लगने वाली थालियाँ, कप, ग्लास बनाने के लिए थर्माकोल का उपयोग किया जाता है, परंतु इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर होता है। यदि थर्माकोल में रखे पदार्थ को पुनः गर्म किए, तो उस पदार्थ में स्टायरीन के कुछ अंश भोज्य पदार्थ में घुलने की संभावना रह सकती है, जिसके कारण अपाय होने की संभावना रहती है। यहाँ पर कुछ थर्माकोल से बनी वस्तुएँ दिखाई हैं, जिसका हम दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कोई भी समारोह है, शादी का फंक्शन है, तो ऐसे जगहों पर थर्माकोल की वस्तुएँ हम आसानी से देख सकते हैं, उसके डिश, उसके ग्लास वगैरह। लेकिन भोज्य पदार्थ में अगर गर्म पदार्थ इसके अंदर हम खाते हैं, तो भोज्य पदार्थ में इसके घुलने की संभावना होती है और हमने देखा 2 तरह के कैंसर हो सकता है। तो इससे सावधान रहें, थर्माकोल की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। थर्माकोल बनाने वाले कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के शरीर पर होने वाला परिणाम। अब जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर थर्माकोल इंडस्ट्रीज़ है, तो बहुत अधिक तलक समय तलक इसके संपर्क में रहेंगे, स्टायरीन के संपर्क में आएँगे, तो व्यक्तियों की आँखें, श्वसन संस्था, त्वचा, पचन संस्थाएँ संबंधी रोग होने की संभावना होती है और गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने की धोखा की संभावना होती है। द्रव स्वरूप स्टायरीन के कारण त्वचा जलने की संभावना होती है। तो ऐसे अनेक रोग हो सकते हैं व्यक्ति को जो उस इंडस्ट्री में काम करता होगा। इसलिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो थर्माकोल इंडस्ट्रीज पे टोटली बैन है, यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जहाँ भी अगर है तो आप लोग सीधे संपर्क में ना आए थर्माकोल के या ऐसे इंडस्ट्रीज में ना जाएँ, अनेक रोग हो सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि स्टायरीन के कारण त्वचा भी जल सकती है और इसका उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा।